ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, अपने माँ बाप घर बार से दूर थे। जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। के दिल में थी बेबसी आँख आंसू से नम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। एक बंद पढ़ता हूं। जब गुजरात से मार मार के भगाया जा रहा था, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुर्गा बना के लाठियां बरसा रही थी, मैं उन मंजरों का गवाह हूं, क्योंकि हम लोग लगातार खिदमत कर रहे थे अप्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उनकी। तब मैंने जो देखा था उसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश की है कि रास्ते भर में हमको सताया गया, रास्ते भर में हमको सताया गया, और फिर लाठियां बरसवाया गया। चलते चलते जो टूटी मेरी सांस तो तब जनाजे को घर पहुंचवाया गया। मुझको मारा गया हर घड़ी दम बदम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। आखिरी मिसरे पढ़ता हूं और वहां से लेकर के जहां तक मेरी नजर जा रही है और पीछे जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये जो अगले 4 मिसरे हैं आज से पूरे पटना और पूरे बिहार की फजाओं में गूंजने चाहिए। बताइए नीतीश कुमार को, कहिए नरेंद्र मोदी से कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा। सब सवालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे
हम। आप यकीन जानो आलमगंज वालों, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बिहार पे नजरें गड़ाए, और वो बौखलाहट इन दिनों, चाहे वो कल नरेंद्र मोदी जी ने गया में सभा करी, हालत ये थी कि ढूंढ ढूंढ करके लोग लाए गए थे, लेकिन फिर भी कुर्सियां नहीं भरी थीं, और उनके चेहरे पे दिख रहा था बिहार चुनाव की हार का डर, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिख रहा था। और अपने नीतीश जी तो ऐसा बौखला गए हैं कि किसी सभा में सामने बैठे हुए कुछ लोगों ने लालू जिंदाबाद कर दिया, तो वो वीडियो देखा आपने? अरे नीतीश बाबू, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। नीतीश बाबू बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। आप कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के महागठबंधन के मुकाबले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा ने आपको निपटाने का पूरा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से बनाया है और चिराग पासवान को छोड़ दिया है, और रिजल्ट आपको 10 तारीख को दिख भी जाएगा। तो आलमगंज वालों, मैं आपसे बस ये गुजारिश करने आया हूं कि ये लड़ाई बड़ी है, बहुत बड़ी है। इस लड़ाई का मकसद समझिए, इस लड़ाई में आप अपने होने की अहमियत समझिए। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई, आपने सलीके से इस चुनाव को नहीं लड़ा, और आज मैं यहां खड़ा होकर के, चूंकि पटना में कही गई बात पूरे बिहार का रुख तय करती है, पटना में कही गई बात पूरे बिहार में असर पैदा करती है, तो मेरे भाई, मैं अपने नौजवान साथियों से भी एक गुजारिश करता हूं कि जज्बात में होश मत खोना, समझदारी और सलीके से। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा जरिया है, उस जरिए को अपना हथियार बनाइए, और वहां भी जाकर के महागठबंधन को लेकर के जो माहौल है, मैंने कहा ना, 1-2 विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं महसूस करता हूं कि सरकार का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं कि सरकार के न होने का दर्द क्या होता है, मैं जानता हूं कि सरकार जो चाहती है वो कर गुजरती है। 1-2 विधायक, 4 विधायक, 10 विधायक, 5 विधायक के होने का कोई मतलब नहीं है। सरकार कैसे बदलेगी, इस पे विचार करो, इस पे गंभीरता से, संजीदगी के साथ सोचो। मेरे पढ़े लिखे बुजुर्गों से, बिहार के पढ़े लिखे अदबी और तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार के होने का मतलब क्या होता है आप समझदारी से सोचेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए विधायक नहीं, सांसद नहीं, सरकार बदल रही है इस बार बिहार की, तो उसमें अपनी हिस्सेदारी जताइए, उसमें अपनी हिस्सेदारी जताइए। तेजस्वी जी हो या कांग्रेस की क़यादत हो या फिर लेफ्ट पार्टियों के लोग हों, वो आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। मैं इसलिए भी अपना दामन फैला के खड़ा हूं कि मैं आपको समझा सकूं, मैं आपसे कह सकूं कि इस बड़ी लड़ाई में आप एक मजबूत सिपह सालार की तरह आगे आगे खड़े रहिए, ताकि कल जब पटना की गद्दी पे तेजस्वी बैठे तो आप छाती ठोंक के कह सके कि हमने बनाया है मुख्यमंत्री, हमने बनाया है, ये आप कह सकें। और ये तभी कह पाएंगे जब सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक आप महागठबंधन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको पुकारता हूं, एक एक शख्स को, माओं को, बहनों को, कि आज से प्रचार शुरू करिए। प्रवीण कुशवाहा जी के लिए घर घर जाइए, रिश्तेदारों को फोन करिए, लोगों से कहिए, अपने एक वोट की अहमियत समझिए। आपसे एक शिकायत भी करता हूं, आपकी दिक्कत यह है कि आप सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हैं तो पटना की सरकार गिरा भी देते हैं और बनवा भी देते हैं। शाम को किसी दुकान पे बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली की गद्दी पलट देते हैं और फिर दूसरे को प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट डालना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार प्रवीण भाई तो जीत ही रहे हैं, कौन जाए लाइन में लगे। कोरोना चल रहा है, अब तो अच्छा बहाना भी है कि कोरोना चल रहा है। मेरे भाई, कोरोना का डर तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर हुकूमत नहीं बदली तो आने वाली नस्लों के लिए डर है। हुकूमत बदलने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ सकती है वो कुर्बानी दो। मैं भी घूम रहा हूं ना, मैं भी अपना वक्त खर्च करके परेशान होकर के दिन में 4-4, कल 5-6 मीटिंगें लगी हुई हैं, लेकिन घूम रहा हूं ना सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं आने वाले हिंदुस्तान के उस माहौल को महसूस कर रहा हूं जिसे उत्तर प्रदेश में देख के आ रहा हूं।
वो उत्तर प्रदेश जहां आजम खान जैसा नेता पिछले इतने दिनों से मुर्गी चोरी और बकरी चोरी का इल्जाम लगा करके जेल में डाल दिया गया, घर ढहाए जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि ऐसी ताकतें कमजोर हों तो उसकी शुरुआत बिहार से करो। पूरे देश की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, जज्बात में मत बहना, कोई कितना भी समझाए। बस एक बात कहना कि हमारा इशारा बिल्कुल, जो अफजल इमाम साहब ने कहा कि हमारा निशाना जो है मछली की आंख पे है, हमें मुख्यमंत्री बदलना है। और मुख्यमंत्री तब बदलेगा जब विधायक बदलेगा, मुख्यमंत्री तब बदलेगा जब महागठबंधन का विधायक जीतेगा। और वो विधायक कैसे जीतेगा आप जानते हो। मेरी नई नस्लों, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार वोट देने जा रहे होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार एक वोट से क्या हो जाएगा, कौन जाए, प्रवीण तो चुनाव जीत ही रहे हैं। नहीं, अपने एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, वो महज एक वोट नहीं है। यह उसी तरह से है कि जिस तरह खाने काबा को ढहाने के लिए अबरहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो उस अबरहा के झुंड को देख करके खुदा ने अबाबीलें भेजी थी और उन अबाबीलों के पंजों में एक एक कंकर थे। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की एक वोट की ताकत है, दरअसल वो सिर्फ एक वोट नहीं है, वो अबाबील के पंजों में दबा हुआ कंकर है। उसका इस्तेमाल करो। और वक्त के अबराहा जो है यहां पे बैठे हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो हाथियों पे चढ़ के आए हैं, उन सबको किनारे लगाओ। और 31 साल का एक नौजवान, मुझे अच्छा लगता है, मैं पिछले दिनों अररिया में तेजस्वी जी से मिला तो मैंने कहा तेजस्वी जी आपकी उम्र 31 साल है, मैं 32 साल का हूं, तो अपने आप आपसे एक रिश्ता महसूस होता है, एक जुड़ाव महसूस होता है। और यकीन करिए, मैंने आपसे कहा ना कि पुराने वक्त में हो सकता है किसी से आपको शिकायत हो, राजद से, कांग्रेस से, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को जितना करीब से महसूस कर रहा हूं। मैं उस दिन भी खड़ा था जब हाथरस जाते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने राहुल जी को धक्का दिया, तो मैं उन्हें उठाने वालों में उस वक्त खड़ा था। मैं खड़ा था उस दिन जब हाथरस जाते हुए प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ लिया एक पुलिस वालों ने और प्रियंका जी अपने एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए कूद पड़ी थी। मैं उस वक्त भी वहां खड़ा था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ माइक पर तकरीरें कर देने से हालात नहीं बदलेंगे, माइक पर तकरीरें भी करनी पड़ेंगी और सियासत में हिस्सा भी लेना पड़ेगा। और इस मुल्क का जो जमहूरी निजाम है, जिसमें मिलजुल करके ही सरकार बदली जा सकती है, अलग थलग पढ़ के 2-4 विधायक तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी सरकार नहीं बदली जा सकती। हमें सरकार बदलना है, 2-4 विधायक जिता हरा लेने से काम नहीं चलेगा। यह लड़ाई विधायक हराने जिताने से ज्यादा बड़ी है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आलमगंज वालों, मैं जानता हूं आपने जब जब मुझे पुकारा या आपने जब जब मुझसे तवक्को करी, मैं सिर्फ एक शायर ही तो हूं। मैं चाहता तो मैं जुल्फ और आंचल और लबो रुखसार के अशार पढ़ता, उन पे गजलें पढ़ता और अपने घर बैठता, लेकिन आप यकीन करो, जब जब मुझे लगा कि मेरे अपने मुझे आवाज दे रहे हैं, मैंने शायरी किनारे रखी और मैं जमीन पर खड़ा था। मैं खड़ा था पहलू खान की मां को अपने सीने से लगा करके, मैं खड़ा था नजीब की मां को अपने सीने से लगा करके, मैं खड़ा था अखलाक के बेटे को अपने सीने से लगा करके, मैं खड़ा था हिंदुस्तान में जितने भी लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए होंगे, मैं अलग ऐलान कहता हूं कि मैं खड़ा था उन सब सारे परिवारों के साथ। मैं खड़ा था जंतर मंतर पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ अपना खून देने के लिए। मैं खड़ा था हिंदुस्तान के सब्जी बाग से लेकर के शाहीन बाग से लेकर के हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम से लेकर के और बिहार के और केरल के और मुंबई के एक एक आंदोलन स्थल पे मैं खड़ा था। मैं उसकी बुनियाद पर तुम्हारे बीच आया हूं कि मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं तुमसे यह कह रहा हूं, अगर मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि हुकूमत बदलो, तो मेरा मकसद समझो, मेरी मंशा समझो, मुझ पर भरोसा करो, हुकूमत बदलो। अगर आने वाले दिनों में, मैं जानता हूं कि मैं प्रवीण भाई से कोई बड़े काम के लिए कभी नहीं कहूंगा, जिस दिन ये विधायक बन गए और इस हुकूमत में, आने वाली हुकूमत में किसी अहम ओहदे पे पहुंच गए और मैं ये देखूंगा कि इनकी बात मानी जाने लगी है, तो मैं इनका हाथ पकड़ूंगा और इनसे कहूंगा कि आलमगंज के इलाके में तालीम के लिए कुछ काम कर दीजिए। मैं इसलिए इनके बीच आया हूं, मैं इसलिए इनके लिए वोट मांगने आया हूं। जहां जहां जा रहा हूं मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं कुछ काम करवा सकूं,
क्योंकि तालीम के अलावा अब कोई और चारा नहीं है जो इस मुल्क में चीजों को बेहतर कर सके। मेरे भाई, मैं इसलिए आपके सामने आया हूं। बहुत शुक्रिया।